हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ओबरॉय मैंसन के मुख्य विशाल लिविंग रूम के भीतर की हवा आज सुबह से ही ठहाकों, चुलबुलेपन और एक बेहद हंसते खेलते पारिवारिक माहौल से सराबोर थी। दादाजी दिग्विजय सिंह ओबरॉय के सीधे और सख्त आदेश पर रावी के पापा राकेश मेहरा की सेहत में बहुत तेजी से सुधार होने के बाद आज सुबह ही रावी की मां सुमन मेहरा और उसकी छोटी चुलबुली बहन अंजलि को कुछ दिनों के लिए ओबराय मैंसन में रहने के लिए लाया गया था। समीर खुद अपनी विशेष वीआईपी गाड़ियों की सुरक्षा टीम के साथ उन्हें अस्पताल से सीधे यहाँ लेकर आया था। हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार पर रावी मेहरा और विक्रांत सिंह ओबराय एक साथ खड़े थे। रावी ने आज हल्के गुलाबी रंग का एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सूट पहन रखा था और विक्रांत ने डार्क ब्लू कलर की एक कैजुअल टी शर्ट और डेनिम पहनी थी। दोनों के बीच इस वक्त कोई पुरानी दूरी या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि उनकी नज़रों में एक दूसरे के लिए एक साफ साफ आदर का भाव चमक रहा था। दीदी, जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, 17 साल की चुलबुली और शरारती अंजलि दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई और उसने सीधे आगे बढ़कर रावी को अपने गले से लगा लिया। अंजलि इस पूरे परिवार की सबसे चंचल और चुलबुली लड़की थी, जिसकी आंखों में हर वक्त एक नई शरारत मुस्तैद रहती थी। उसके ठीक पीछे सुमन मेहरा भी बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अंदर आई। रावी ने अंजलि के सिर को चूमा। अंजलि, आराम से, गिर जाओगी। माँ, आइए। दादाजी अंदर स्टडी रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तभी अंजलि ने अपनी शरारती नजरें रावी के बगल में खड़े विक्रांत सिंह और राय की तरफ घुमाई। देश का नंबर 1 पॉप आइकन, जिसके टॉप एक ऑटोग्राफ के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां पागलों की तरह लाइन में खड़ी रहती थी, आज वह अपनी इस छोटी साली के सामने बहुत ही सीधा और एक शांत जेंटलमैन की तरह मुस्कुरा रहा था। अंजलि ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाया और बहुत ही शरारती अंदाज में अपनी आंखें नचाते हुए कहा, अरे वाह, तो ये है हमारे पूरी दुनिया के मशहूर रॉकस्टार और इस आलीशान महल के मालिक, यानी हमारे प्यारे जीजा जी। दीदी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जीजा जी टीवी पर और कॉन्सर्ट के पोस्टर्स में आप जितने कड़क दिखते हैं, यहाँ सामने तो आप बिल्कुल एक सीधे साधे और शरीफ लड़के की तरह खड़े हैं। नमस्ते जीजा जी। उसने आगे बढ़कर विक्रांत के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। विक्रांत अंजलि के मुंह से पहली बार यह जीजा जी शब्द सुनकर अंदर से पूरी तरह से ब्लश करने लगा। उसका वो सुपरस्टार का असीम एटीट्यूड इस वक्त पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने झेपते हुए अपनी उंगलियों से अपनी हुडी की आस्तीन को संभाला और बहुत ही सॉफ्ट धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंजलि, ओबराय मैंसन में तुम्हारा स्वागत है। समीर, अंजलि और माजी का सारा सामान सीधे पेंट हाउस की वीआईपी गेस्ट विंग में शिफ्ट करो। जीजा जी, सामान तो शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन आपकी साली का इम्तिहान तो अभी बाकी है। मैंने सुना है कि आपकी एक ऑटोग्राफ और एक डांस स्टेप को देखने के लिए लोग तरसते हैं। आज आपको अपनी छोटी साली के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिमांड पूरी करनी होगी, तभी मैं आपको इस घर का असली जीजा जी स्वीकार करूंगी। अंजलि ने बहुत ही मजेदार अंदाज में जिद करते हुए कहा, जिससे रावी और सुमन मेहरा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा ओबराय मैंसन इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और फनी ड्रामे का गवाह बन रहा था। पेंट हाउस के मुख्य विशाल लिविंग रूम के सेंटर में आलीशान मखमली कालीन के ऊपर विक्रांत सिंह ओबराय और अंजलि एक साथ खड़े थे। अंजलि ने अपने हाथ में अपना छोटा सा फोन ऑन कर रखा था, जिसमें विक्रांत का ही एक बहुत ही मशहूर तेज बीट वाला डांस म्यूजिक बज रहा था। रावी और उसकी माँ सोफे पर बैठी बहुत ही सुकून और मस्ती के साथ इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। रावी के गालों पर पिछले कई हफ्तों के बाद आज पहली बार खुशियों की वो गहरी लाली साफ दिखाई दे रही थी। जीजा जी, लिसन वेरी केयरफुली,
यह जो आपका सिग्नेचर स्टेप है, जिसमें आप अपनी लेदर जैकेट को हवा में लहराकर पीछे की तरफ मुड़ते हैं, यह स्टेप मुझे अगले 5 मिनट के अंदर बिल्कुल परफेक्टली सिखाना होगा, वरना मैं दीदी से कह दूंगी कि हमारे जीजा जी सिर्फ टीवी पर ही स्टार हैं, असल जिंदगी में अपनी शाली के सामने बिल्कुल फेल हैं। अंजलि ने बहुत ही फनी और चिलवले अंदाज में विक्रांत को सीधा चैलेंज दे दिया। विक्रांत ने रावी की तरफ देखा। रावी सोफे पर बैठी बहुत ही मजेदार अंदाज में अपनी उंगली अपने गाल पर टिकाए मुस्कुराते हुए विक्रांत की इस लाचारी का मजा ले रही थी। विक्रांत समझ चुका था कि आज अपनी शाली के सामने अपने ईगो को बचाना उसके लिए सबसे बड़ी जंग थी। उसने बहुत ही शालीनता से मुस्कुराते हुए अपने हाथ की पट्टियों को संभाला और अपनी आवाज को सॉफ्ट रखते हुए कहा, ठीक है अंजलि, तुम्हारी यह डिमांड भी पूरी कर देते हैं। अपनी पोजीशन लो। अपने पहले अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाओ और जैसे ही म्यूजिक का बीट तेज हो, अपनी बॉडी को बहुत ही हल्के से दाईं तरफ घुमाना है। देखो इस तरह। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस वक्त अपनी छोटी साली को बहुत ही सीधे और आज्ञाकारी डांस टीचर की तरह एक एक स्टेप सिखाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था। जब अंजलि का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने लगी तो विक्रांत ने बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़कर उसके हाथ को संभाला। आराम से अंजलि, चोट लग जाएगी। वाओ जीजा जी, यू आर एब्सोल्युटली जीनियस। दीदी, हमारे जीजा जी तो सच में बहुत प्यारे हैं। अंजलि ने खुशी के मारे हवा में छलांग लगाई और विक्रांत से सीधे ऑटोग्राफ बुक पर साइन करवा दिए। रावी विक्रांत के इस बेहद सीधे, कैरिंग और पारिवारिक रूप को देखकर अंदर ही अंदर उसके प्यार के इस नए जाल में और भी ज्यादा गहराई से फिसलने लगी थी। वह जानती थी कि विक्रांत यह सिर्फ और रोज उसके दिल को जीतने के लिए और उसके परिवार को खुश रखने के लिए कर रहा था। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। अंजलि और सुमन नीचे दादाजी दिग्विजय सिंह के साथ बगीचे में टहलने के लिए जा चुकी थी और पूरा पेंट हाउस इस वक्त बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल में डूबा हुआ था। रावी मेहरा किचन के काउंटर के पास खड़ी बहुत ही सुकून के से रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी विक्रांत सिंह ओबराय दबे पांव किचन के अंदर दाखिल हुआ। उसने ब्लैक कलर की एक ढीली टी शर्ट पहन रखी थी। वह बहुत ही आहिस्ते से चलता हुआ सीधे रावी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच अब महज कुछ इंच का फासला था और विक्रांत की गर्म सांसें रावी के कानों से सीधे टकरा रही थी। रावी झटके से मुड़ी और दोनों की नजरें किचन की मध्यम सुनहरी रोशनी के बीच बहुत ही करीब से एक दूसरे में खो गई। मिस्टर ओबरॉय, आप फिर से किचन में आ गए? क्या आपको सुबह अंजलि के साथ डांस करके थकावट नहीं हुई? रावी ने बहुत ही कोमल, मीठी और हल्की सी नोक झोंक वाली आवाज में मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रांत ने बहुत ही आस्ते से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रावी के उस सुंदर नाजुक हाथ को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। उसकी आंखों में इस वक्त कोई पुराना घमंड या अधिकार की जंग नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ रावी के लिए एक बेइंतहा मोहब्बत और एक सच्चा आदर साफ गवाह दे रहा था। रावी रावी, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा डिमॉर्डिंग है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आज अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार एक सच्चे और खुशहाल परिवार का एहसास हुआ। मैंने बचपन से इस मैंसन की दीवारों के पीछे सिर्फ धोखे, साजिशें और अकेलापन ही देखा था। आज तुम्हारे परिवार के आने से इस घर के अंदर असली खुशियां वापस लौटी हैं। थैंक यू रावी, मुझे यह नया वजूद देने के लिए। विक्रांत ने बहुत ही भावुक होकर अपनी आवाज़ को बेहद धीमा रखते हुए रावी के हाथों को चूम लिया। रावी ने विक्रांत की उन सुलगती और सच्ची आंखों में सीधे देखा। उसके दिल के अंदर जो नफरत की आखिरी दीवार बची थी, वह विक्रांत के इस असीम समर्पण और उसकी इस भोलीपन के सामने आज हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से पिघल कर हवा में बिखर चुकी थी। उसने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसने बहुत ही प्यार से विक्रांत की आंखों के आंसू को अपने दूसरे हाथ से पोंछा और बहुत ही ग्रेसफुल शांत आवाज में कहा, विक्रांत, अब आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हमारा यह परिवार एक है और मैं हर कदम पर आपके इस बदले हुए रूप का पूरा सम्मान करूंगी। दोनों की नजरें इस मध्यम रोशनी के बीच बिल्कुल एक दूसरे में खो चुकी थी। ओबरॉय मैंसन के इतिहास में आज की सुबह एक बिल्कुल नया और सुनहरा सवेरा लेकर आई थी। हवेली के भीतर पिछले कई महीनों से जो डर, शक, पुरानी पाबंदियां और कड़वाहट की धुंध छाई हुई थी, वह अब हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से छट चुकी थी। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे और धूप की गुनगुनी किरणें पेंट हाउस के बड़े से आलीशान डाइनिंग एरिया की कांच की टेबल पर चमक रही थी। पूरा मेहरा और ओबराय परिवार पिछले कई हफ्तों से भयंकर मानसिक तनाव और हादसों के बाद आज पहली बार एक साथ मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ
नाश्ते की टेबल पर मौजूद था। मेज के मुख्य केंद्र में दादाजी दिग्विजय सिंह ओबराय अपनी मुख्य नक्काशीदार कुर्सी पर बैठे बहुत ही सुकून से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अस्पताल के क्रिटिकल वेंटिलेटर वार्ड से पूरी तरह ठीक होकर लौटने के बाद उनके चेहरे की झुर्रियां आज बहुत ज़्यादा शांत लग रही थी। उनके ठीक दाहिनी तरफ रावी के पापा राकेश मेहरा बैठे थे, जिनकी सेहत में अमेरिका के डॉक्टर क्लार्क के एडवांस न्यूरो ट्रीटमेंट की वजह से बहुत तेज़ी से सुधार हो चुका था और वे बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के बहुत ही सहज महसूस कर रहे थे। राकेश जी के बगल में रावी की मां सुमन मेहरा और उसकी छोटी चुलबुली बहन अंजलि बैठी बहुत ही प्यार से सबको निहार रही थी। रावी मेहरा हल्के पीले रंग की एक बेहद खूबसूरत और सादे चिकनकारी सूट में पूरे घर की कमान संभाले हुए बहुत ही नरमी और ग्रेसफुल कदमों से चलती हुई सबको गर्मा गर्म नाश्ता सर्व कर रही थी। विक्रांत सिंह ओबराय ने व्हाइट कलर की एक बेहद सिंपल कैजुअल शर्ट और डेनिम पहन रखी थी। उसके चेहरे पर वो पुराना सुपरस्टार वाला बचकाना अहंकार या जबरदस्ती हक जताने वाला कोई भी उग्र जानवर रूप दूर दूर तक नहीं था। वह बहुत ही शालीनता से अपनी छोटी साली अंजलि के फनी मजाकों पर खुलकर हंस रहा था। शर्मा जी, समीर, तुम दोनों अपनी पूरी लीगल और कॉर्पोरेट टीम के साथ जरा यहाँ अंदर आओ। तभी दादाजी दिग्विजय सिंह ने अपनी सोने की छड़ी को फर्श पर टिकाते हुए बहुत ही रोबीली लेकिन बेहद खुशहाल और भारी अंदाज में कहा। समीर और ओबराय साम्राज्य के मुख्य लीगल हेड शर्मा जी फाइल्स हाथ में लिए तुरंत डाइनिंग एरिया के अंदर दाखिल हुए। पूरे स्टाफ के चेहरे पर भी आज एक अजीब सा सुकून साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उन्होंने एक बार विक्रांत की तरफ देखा, फिर अपनी ममतामयी नजरें रावी के चेहरे पर टिका दी और पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया। राकेश जी, सुमन जी, आज मेरी आंखों के सामने मेरे इस पूरे परिवार की खुशियां और ओबराय मेंशन की रौनक वापस लौट आई है। रावी ने अपनी सच्चाई, अपनी अटूट ईमानदारी और अपनी गजब की सूझबूझ से न सिर्फ मेरे इकलौते वारिस विक्रांत की जान बचाई, बल्कि कामनी के उस खूनी साम्राज्य को नस्ते नाबूद करके इस पूरे बिजनेस एम्पायर की साख को बिखरने से भी बचा लिया। अब वक्त आ चुका है कि हम पूरी दुनिया के सामने उस सच का ऐलान करें जिसे हमने अब तक इस बंद कमरों के पीछे छुपा रखा था। विक्रांत देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और मैं नहीं चाहता कि उसकी पत्नी रावी को यह समाज किसी हिडन वाइफ के रूप में देखे। मैं आज ओबराय कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से यह आधिकारिक घोषणा करता हूं कि अगले 3 दिनों के भीतर इसी मुंबई के सबसे आलीशान ग्रैंड वीआईपी कन्वेंशन सेंटर में विक्रांत और रावी का एक बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक और शाही वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, सारे बड़े बॉलीवुड स्टार्स और देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इस जश्न का हिस्सा बनेंगे। मैं रावी को इस घर की असली, कानूनी और गौरवमयी बहू के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करूंगा। दादाजी का यह ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनते ही पूरे डाइनिंग एरिया में खुशियों की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। अंजलि ने खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उठकर हवा में ताली बजाई और चिल्ला उठी, वाओ दादाजी, यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट। दीदी और जीजा जी का शाही रिसेप्शन, मैं तो इस जश्न में सबसे बेस्ट और मॉडर्न ड्रेस पहनकर जीजू के साथ स्टेज पर उनके ही गाने पर डांस करूंगी। रावी ने थोड़ा शर्माते हुए बहुत ही शालीनता से अपनी नजरें नाश्ते की प्लेट पर नीचे झुका ली। उसका वो मिडिल क्लास स्वाभिमान जो इस हवेली की दहलीज पर कभी एक बेबस कैदी बनकर आया था, आज उसे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान और अधिकार की दहलीज पर खड़ा देख अंदर से पूरी तरह से भावुक हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं की एक छोटी सी लकीर साफ चमकने लगी। विक्रांत ने रावी के चेहरे पर आए उस प्यारे से संकोच और उसकी आंखों की उस नमी को साफ महसूस किया। उसने बिना एक सेकंड की भी देरी किए बहुत ही नरमी, कोमलता और सच्चे आदर के साथ रावी के उस नाजुक सुंदर हाथ को मेज के ऊपर अपनी दोनों हथेलियों के बीच बहुत ही मजबूती से थाम लिया। उसने दादाजी की आंखों में देखते हुए बहुत ही मैच्योर और शांत आवाज में कहा, दादाजी, आपका यह फैसला मेरे दिल की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश थी। मैं खुद पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने चिल्ला कर कहना चाहता हूँ कि रावी मेहरा ही मेरी जिंदगी की असली मालकिन और मेरी रूह की ढाल है। शर्मा जी, आप इसी वक्त से तैयारियां की कमान संभालिए। कार्ड्स की प्रिंटिंग और वेन्यू की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस रिसेप्शन का एक एक पल इस इंडस्ट्रीज के हिसाब में दर्ज होना चाहिए। यस सर, बड़े साहब, मैं अभी अपनी पूरी पीआर को और इवेंट टीम को अलर्ट करता हूँ। कल सुबह से ही पूरे मीडिया हाउसेस में यह ऑफिशियल प्रेस रिलीज
जारी कर दी जाएगी। समीर ने बहुत ही वफादारी के साथ मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और शर्मा जी को लेकर फाइल के साथ बाहर बढ़ गया। अगले 2 दिन पूरे ओबराय मेंशन के अंदर किसी बहुत बड़े शाही त्योहार या उत्सव की तरह गुजरे। हवेली के मुख्य कॉरिडोर से लेकर बगीचे के हर एक कोने को मखमली कालीनों, हल्के नीले और सफेद असली गुलाबों की लड़ियों और प्राचीन क्रिस्टल झूमरों से सजाया जा रहा था। पेरिस और मिलान के टॉप इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स को रावी और विक्रांत के रिसेप्शन के शाही कपड़ों के लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट से सीधे मुंबई ओबराय मेंशन बुलाया गया था। इस पूरे बड़े जश्न की तैयारियों के बीच विक्रांत सिंह ओबराय लगातार रावी के साए की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। वह उसे परेशान करने या धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद प्यारे, सीधे और दीवानी आंसी की तरह उसकी हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रख रहा था। रावी जब भी किसी फाइल को चेक करने बैठती, विक्रांत चुपके से उसके लिए कड़क कॉफी बनाकर टेबल पर रख देता, और जब भी रावी के बाजू के जख्म में थोड़ा सा दर्द उभरता, वह खुद अपने हाथों से उसकी मेडिसिन का पैकेट खोलकर उसके सामने पानी का गिलास रख देता। दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। पेंट हाउस के मुख्य लिविंग एरिया में रावी बैठी कुछ नए वेंडर्स और सुरक्षा बजट्स की लिस्ट को बहुत ही बारीक नजरों से देख रही थी, क्योंकि घर की असली बॉस होने के नाते वह इस साहित्य जश्न के नाम पर होने वाली किसी भी फिजूल खर्ची पर भी अपनी पैनी नजर रखे हुए थी। तभी विक्रांत बहुत ही दबे पांव बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बहुत ही कीमती मखमली लाल रंग का बड़ा सा प्राचीन ज्वेलरी बॉक्स थामा हुआ था। रावी, जरा अपना यह काम 2 मिनट के लिए बंद करोगी? विक्रांत ने बहुत ही कोमल, धीमी और बेहद मिठास भरी आवाज में रावी के कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म और शांत सांसें सीधे रावी के गालों से टकराई, जिससे रावी के पूरे बदन में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। रावी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और अपनी आवाज को फॉर्मल रखते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, आप फिर से मेरा काम डिस्टर्ब करने आ गए। मैंने आपसे सुबह ही कहा था ना कि लाइट्स और डेकोरेशन का यह एक्स्ट्रा बजट बहुत ज़्यादा है। मैं इसे क्लियर नहीं करूंगी। हमें फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करनी होगी। अरे बाबा, मैं यहाँ कोई बजट क्लियर करवाने या कोई दस्तखत की मंजूरी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी इस खूबसूरत और कड़क बॉस के लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा लेकर आया हूँ। विक्रांत ने बहुत ही प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हुए मखमली लाल बॉक्स को रावी के सामने कांच की टेबल पर रख दिया और अपनी उंगलियों से उसे धीरे से खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही पूरे लिविंग रूम के अंदर हीरो और पन्नों की एक गजब की दूधिया चकाचौंध फैल गई। उसके अंदर ओबराय खानदान का सबसे प्राचीन, बेशकीमती और पुश्तैनी 7 लड़ो हीरो का नेकलेस सजा हुआ था, जिसकी कीमत इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मार्केट में करोड़ों की थी। यह हार किसी तिजोरी से नहीं आया था। यह विक्रांत की अपनी असली स्वर्गवासी माँ का था, जिसे उसने पिछले 20 सालों से अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। कामनी ने कई बार इस हार को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रांत ने इसे कभी किसी को छूने तक नहीं दिया था। रावी की आंखें उस हार की सादगी और उसकी चमक को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। विक्रांत, यह तो आपकी माँ का पुश्तैनी हार है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह बहुत ज़्यादा कीमती और आपके जज्बातों से जुड़ा हुआ है। प्लीज़ इसे वापस रख दीजिए। रावी, इस पूरी दुनिया में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारे इस पवित्र स्वाभिमान से कीमती कोई हीरा या कोई साम्राज्य नहीं हो सकता। विक्रांत ने बहुत ही भावुक होकर बहुत ही नरमी से रावी के दोनों कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखे। उसकी भूरी आंखों में इस वक्त बेइंतहा मोहब्बत और एक सच्चा आदर साफ गवाह दे रहा था। यह हार मेरी माँ का है, और उन्होंने मुझसे मरते वक्त कहा था कि विक्रांत, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो तुम्हारे इस उग्र स्वभाव को शांत कर सके, जो तुम्हारी रूह की ढाल बनकर तुम्हें इन अंदरूनी सायों से बचा सके, तो यह हार उसके गले में सजा देना। आज से इस हार पर, ओबराय मेंशन की इस दहलीज पर और मेरे इस पूरे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। रावी, प्लीज़ मुझे मना मत करो। अपनी इस आशिक की यह आखिरी जिद मान लो। विक्रांत ने बहुत ही आहिस्ते से, बिल्कुल अपनी सांसों को रोकते हुए, उस हीरो के नेकलेस को बॉक्स से बाहर निकाला और बहुत ही कोमल हाथों से आगे बढ़कर रावी के गोरे और नाजुक गले के चारों तरफ लपेट दिया। जैसे ही विक्रांत की उंगलियों का एहसास रावी की गर्दन की त्वचा से हुआ, रावी की अपनी सांसें एक पल के लिए पूरी तरह से थम गई।
दोनों की नजरें इस मध्यम रोशनी के बीच बहुत ही करीब से एक दूसरे में खो चुकी थी। रावी ने विक्रांत की आंखों में उस सच्चे समर्पण, बिना किसी पुराने घमंड के आदर और उस मासूमियत को साफ देखा। उसका अपना दिल, जो पिछले कई हफ्तों से नफरत की दीवार के पीछे छुपा हुआ था, आज पूरी तरह से विक्रांत के इस प्यार के असीम सागर में डूबने के लिए तैयार खड़ा था। उसने बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ विक्रांत के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अगली शाम के ठीक 8 बज चुके थे। मुंबई के सबसे आलीशान और मशहूर ग्रैंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नज़ारा इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरों के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। बाहर रेड कारपेट पर देश विदेश के बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल पॉप स्टार्स, हॉलीवुड के डायरेक्टर्स और बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस टाइकून्स अपनी चमचमाती गाड़ियों से उतरकर अंदर दाखिल हो रहे थे। हजारों फैंस की भीड़ बैरिकेड्स पर खड़ी पागलों की तरह विक्रांत का नाम चिल्ला रही थी। विक्रांत, विक्रांत द ग्लोबल सुपरस्टार। पूरे वेन्यू के बाहर सुरक्षा का ऐसा अभेद्य घेरा लगा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कन्वेंशन हॉल के भीतर की चकाचौंध और भव्यता किसी जन्नत जैसी लग रही थी। स्टेज को सफ़ेद और हल्के नीले गुलाबों के लाखों असली फूलों की से एक बहुत ही खूबसूरत महल की तरह सजाया गया था और मध्यम पीली लाइट्स पूरे हॉल में एक रॉयल लुक बिखेर रही थी। म्यूजिक। तभी अचानक हॉल का मुख्य रॉयल दरवाजा खुला और पूरे कन्वेंशन हॉल की हैवी लाइट्स सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर टिक गई। पूरा हॉल एक ही पल में घोर सन्नाटे के बाद ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रावी मेहरा और विक्रांत सिंह ओबराय ने एक साथ हॉल के अंदर कदम रखा। विक्रांत ने ब्लैक कलर का एक बहुत ही शानदार कस्टमाइज्ड इटालियन टैक्सीडो सूट पहन रखा था, जिसमें उसका सुपरस्टार वाला रॉक, उसका पुराना स्वैग और एटीट्यूड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन आज सबकी नजरें विक्रांत पर नहीं बल्कि उसके बगल में चल रही रावी मेहरा पर पूरी तरह से जमी हुई थी। रावी ने डार्क मैरून और गोल्डन हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला एक बेहद कीमती शाही सिल्क लहंगा पहन रखा था। उसके गले में विक्रांत की माँ का वो हीरो का पुश्तैनी नेकलेस पूरी तरह से चमक रहा था। उसके बाल बहुत ही सलीके से सेट थे और उसके माथे पर लगी लाल सिंदूर की चमक और उसकी आंखों का वो गहरा आत्मविश्वास उसे पूरी दुनिया की सबसे हसीन और रॉयल बहू बना रहा था। कैमरों के फ्लैश लगातार पागलों की तरह चमक रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, मिस्टर ओबरॉय प्लीज लुक हेयर। क्या यही आपकी वो सीक्रेट हिडन वाइफ है? मैम प्लीज एक पोज दीजिए। विक्रांत ने बहुत ही गर्व के साथ मुस्कुराते हुए पूरी मीडिया और पूरी दुनिया के सामने रावी के हाथ को अपने हाथों में बहुत मजबूती से थाम लिया। उसने रावी को अपने बिल्कुल करीब खींचा। दोनों बहुत ही ग्रेसफुल कदमों से चलते हुए स्टेज के सेंटर में पहुंचे, जहां दादाजी दिग्विजय सिंह, रावी के पापा राकेश जी और सुमन मेहरा पहले से ही मुस्कुराती हुई आंखों में आंसू के साथ खड़े थे। विक्रांत ने स्टेज पर लगे मुख्य माइक को अपने हाथ में लिया। उसकी भारी, कड़क और रोबीली आवाज पूरे कन्वेंशन हॉल के कोने कोने में गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे इंटरनेशनल मीडिया, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और इस पूरे देश के सामने मैं आज बहुत ही गर्व और अपनी पूरी रूह के साथ अपनी इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान करता हूँ। ये है मिसेस रावी मेहरा ओबरॉय। ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है बल्कि ये ओबरॉय साम्राज्य की असली चेयरमैन, इस घर की मालकिन और मेरे इस पूरे वजूद की अकेली और इकलौती बॉस है। मैंने अतीत में अपने घमंड में जो भी गलतियां की, रावी ने अपनी वफादारी, अपने त्याग और अपने प्यार से मुझे एक नया इंसान बना दिया। आज से विक्रांत सिंह ओबराय का यह पूरा नाम, उसकी यह पूरी दौलत और उसका यह पूरा कैरियर सिर्फ और सिर्फ रावी के कदमों में समर्पित है। विक्रांत का यह खौफनाक और दिल छू लेने वाला ऐलान सुनते ही पूरे हॉल के अंदर एक बार फिर तालियों का ऐसा बवंडर उठा जिसने ओबराय खानदान की साख को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कबीर सिंह शेखावत भी फ्रंट रो में खड़े होकर बहुत ही आदर और गर्व के साथ रावी के लिए तालियां बजा रहे थे। विक्रांत ने माइक को साइड में रखा और बहुत ही धीमे से पूरी दुनिया के सामने सीधे स्टेज पर रावी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रावी के उस सुंदर नाजुक हाथ को अपने होठों से छुआ और बहुत ही भावुक गले से अपनी आंखें बंद करके कहा, आई लव यू रावी, आई रियली लव यू। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मुझे कभी खुद से दूर मत करना। रावी की आंखों में इस वक्त खुशियों के आंसू पूरी तरह छलक आए। उसने बहुत ही नरमी से विक्रांत को अपने हाथों से ऊपर उठाया, उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछा और पूरी दुनिया के सामने बहुत ही कोमल, मीठी और सच्ची आवाज में कहा,
आई लव यू टू विक्रांत। आज से मैं पूरी जिंदगी आपकी ढाल बनकर, आपकी परछाई बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। ग्रैंड कन्वेंशन हॉल के उस आलीशान और चकाचौंध से भरे शाही रिसेप्शन के खत्म होने के बाद रात के ठीक 12 बज चुके थे। ओबराय मैंसन के उस आलीशान पेंट हाउस का मुख्य वैनिटी बेडरूम इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और जादुई सन्नाटे के आगोश में डूबा हुआ था। कमरे की दीवारों पर डार्क मध्यम नक्काशी के ऊपर हल्की पीली लाइट लैंप्स की रोशनी तैर रही थी। खिड़की के भारी रेशमी पर्दे आधे खुले थे, जहां से बाहर का साफ और तारों भरा आसमान कमरे के फर्श पर एक ठंडी सी नीली चमक बिखेर रहा था। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बहुत ही धीरे से, बिना कोई आवाज किए, अंदर की तरफ खुला। रावी और विक्रांत एक साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए। रावी के पैर उस भारी मैरून सिल्क के लहंगे, हीरो के भारी नेकलेस और पैरों में पहनी 5 इंच की कीमती हील्स की वजह से पूरी तरह से थक चुके थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रावी ने अपनी थकावट की एक गहरी सांस ली और बहुत ही लड़खड़ाते और थके हुए कदमों से चलती हुई सीधे किंग साइज बेड के बिल्कुल कोने पर जाकर बैठ गई। उसके बाएं बाजू पर बंधी ताजा सफेद पट्टी अभी भी साफ दिख रही थी, जिसके कारण उसे अपने भारी कपड़ों का वजन संभालने में रह रहकर एक मीठी सी तकलीफ हो रही थी। विक्रांत ने अपनी ब्लैक कलर की कीमती टक्सडो जैकेट को उतारा और उसे बहुत ही सलीके से साइड स्टैंड पर टांग दिया। उसने अपनी आस्तीन के कप्स को थोड़ा सा ऊपर मोड़ा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई पुराना घमंड या अधिकार जताने वाला सुपरस्टार का एटीट्यूड दूर दूर तक नहीं था। उसकी गहरी भूरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपनी इस पत्नी के लिए बेइंतहा असीम आदर, कोमलता और मोहब्बत साफ गवाह दे रही थी। वह बहुत ही शांत चाल से चलता हुआ सीधे बेड के पास आया, जहां रावी झुकी हुई अपने हाथों से उन टाइट हील्स की स्ट्रैप्स को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाजू की चोट के खिंचाव के कारण उसके मुंह से एक बारीक सी सिसकी निकली। विक्रांत ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए सीधे फर्श पर रावी के पैरों के बिल्कुल पास घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुका लिया। देश का नंबर 1 पॉप आइकन, जिसके एक इशारे पर लाखों लड़कियां अपना सब कुछ लौटाने को तैयार रहती थी, आज वह बिना किसी ईगो के बहुत ही सीधे और प्यारे आशिक की तरह अपनी मिडिल क्लास पत्नी के पैरों में बैठा हुआ था। मिस्टर ओबराय, आप नीचे फर्श पर क्यों बैठ गए? हटिए यहाँ से, मैं अपने सैंडल्स खुद उतार सकती हूँ। रावी ने थोड़ा थोड़ा सा झिझकते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की। रावी प्लीज सीधी बैठी रहो, हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, विक्रांत ने बहुत ही सॉफ्ट, धीमी और मिठास भरी आवाज में कहते हुए रावी के उस नाजुक और सुंदर पैर को अपने फौलादी हाथों के बीच बहुत ही नरमी से थाम लिया। उसने बहुत ही आहिस्ते से अपनी उंगलियों के मखमली एहसास के साथ उस हील्स की टाइट स्ट्रैप को एक एक करके अनलॉक करना शुरू किया। जैसे ही विक्रांत के हाथों की गर्माहट रावी के ठंडे पैरों से टकराई, रावी के पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रांत ने बहुत ही नरमी से दोनों सैंडल्स को उसके पैरों से अलग किया और उन्हें साइड में रख दिया। उसने रावी के उन सूज चुके नंगे पैरों के तलवों को बहुत ही हल्के से सहलाया ताकि उसकी थकान कम हो सके। थैंक यू रावी, आज पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ थामने के लिए और मुझे यह नया जीवन देने के लिए। विक्रांत ने बहुत ही भावुक होकर नीचे बैठे बैठे ही रावी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत ही आदर से चूम लिया। रावी ने विक्रांत की उस सुलगती और सच्ची आंखों में सीधे देखा और उसके दिल के अंदर छुपा हुआ प्यारा पूरी तरह से बाहर आने के लिए मचलने लगा था। रावी बेड से खड़ी हुई ताकि वह वैनिटी के चेंजिंग रूम में जाकर अपने इस भारी लहंगे को चेंज कर सके और एक सादा सूती सूट पहन सके। लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने पहुंची, उसने देखा कि उसके बालों का वो भारी शाही जूड़ा कम से कम 50 से ज़्यादा बारीक हेयर पिन्स और हीरो के क्लिप्स से बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। उसकी अपनी बाई बाजू में चोट होने के कारण वह जैसे ही अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर उस पिन्स को निकालने की कोशिश कर रही थी, उसकी पीठ की नस दोबारा खिंच गई। उफ! रावी के मुंह से एक बारीक दर्द की आवाज निकली और उसका हाथ नीचे गिर गया। विक्रांत, जो ड्रेसिंग टेबल के पास ही खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, उसने जैसे ही रावी की यह तकलीफ देखी, वह तुरंत बहुत ही धीमी और ग्रेसफुल कदमों से चलता हुआ सीधे रावी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने के सामने इस वक्त उन दोनों के शरीर एक दूसरे के महज कुछ इंच की दूरी पर थे। विक्रांत का चौड़ा सीना सीधे रावी की पीठ के पिछले हिस्से को छू रहा था। डोंट वरी
डोंट वरी रावी, लेट मी हेल्प यू, विक्रांत ने बहुत ही कोमल और भारी आवाज में फुसफुसाया। उसने बहुत ही आस्ते से आगे बढ़कर रावी के उस सुंदर चेहरे के पास से उसके बालों को संभाला और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से रावी के बालों में छुपे उन हीरो के पिंस को एक एक करके बहुत ही बारीक नरमी से बाहर निकालना शुरू किया। आईने के सामने पहली बार उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा, धड़कनें बढ़ा देने वाला और फ्रेश आई कांटेक्ट हो रहा था। रावी आईने में सीधे विक्रांत की उस बदलती और प्यार से भीगी हुई आंखों को देख रही थी और विक्रांत की नजरें रावी के उस गोरे नाजुक गले और उसके मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। जैसे ही विक्रांत ने आखिरी हेयर पिन को बाहर निकाला, रावी के वो घने लंबे और काले रेशमी बाल एक ही पल में झरने की तरह पूरी तरह से खुलकर उसकी पूरी पीठ और उसके कंधों पर बिखर गए। उन जुल्फों से आ रही मखमली खुशबू ने कमरे की हवा को और भी ज्यादा नशीला और रोमांटिक बना दिया था। विक्रांत ने बहुत ही नरमी से रावी के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया और उसके चेहरे के भावों में रावी के लिए जो असीम आदर उसने रावी के दिल की धड़कनों को एक बहुत ही नई और तेज रफ्तार दी थी। अब तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती हो रावी, विक्रांत ने 2 कदम पीछे हटते हुए बहुत ही शालीनता से मुस्कुराकर रास्ता छोड़ दिया। रावी ने थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपनी नजरें झुकाई और झटके से चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। ठीक 15 मिनट बाद रावी चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने अब उस भारी शाही लहंगे की जगह हल्के नीले रंग का एक बेहद सादा, ढीला और आरामदायक सूट पहन रखा था। उसके काले बाल खुले हुए उसके कंधों पर तैर रहे थे और उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के भी सुबह की ओस की तरह ताजा और मासूम लग रहा था। जब वह मुख्य बेडरूम के अंदर आई तो उसने देखा कि विक्रांत ने अपनी सिल्क की ब्लैक नाइट गाउन पहन रखी थी और वह बेड के सिरहाने 2 बड़े-बड़े मखमली तकिए सजाकर रावी का ही इंतजार कर रहा था। रावी बेड के पास पहुंची। उसने वसीयत और घर के चाबियों के बैग्स को साइड टेबल पर रखा और बहुत ही कड़क लेकिन हल्की सी नोक झोंक वाली आवाज में कहा, मिस्टर ओबराय, आज की यह पहली रात भले ही हमारी रिसेप्शन के बाद की है, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं इस बेड पर नहीं सो सकती। आप इस घर के मुख्य वारिस हैं, आप इस बेड पर सोइए। मैं सोफे पर अपनी चादर बिछाकर आराम से सो जाऊंगी। मुझे जमीन पर सोने की पुरानी आदत है। विक्रांत रावी की यह पुरानी जिद और उसका यह एटीट्यूड सुनकर अपनी जगह पर बहुत ही मजेदार अंदाज में मुस्कुराने लगा। वह काउच से उठा और बहुत ही फुर्ती से रावी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कोई जबरदस्ती किए बहुत ही आदर के साथ रावी के दोनों कंधों को छुआ। रावी मेहरा, या मुझे तुम्हें मिसेस ओबराय कहना चाहिए। विक्रांत ने अपने होठों पर एक बहुत ही सातिर और चुलबुली मुस्कान लाते हुए तंज कसा। तुम शायद भूल रही हो कि कल रात दादाजी ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने क्या वसीयतनामा साइन किया है। अब इस ओबराय मेंशन की, इस पूरे साम्राज्य की और इस पेंट हाउस के, इस बेड की असली और कानूनी बॉस सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और हमारे इस नए नियमों के मुताबिक बॉस को सोफे पर सुलाने की गुस्ताखी यह सुपरस्टार कभी नहीं कर सकता। अगर तुम सोफे पर सोओगी तो ओबराय कॉरपोरेशन के नियमों के तहत मुझ पर पेनाल्टी लग जाएगी। विक्रांत ने बहुत ही नरमी से रावी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे उस किंग साइज बेड के बिल्कुल सेंटर में ले जाकर बहुत ही आराम से बैठा दिया। उसने कम्बल उठाकर रावी के पैरों के ऊपर डाल दिया। बिस्तर का बंटवारा बिल्कुल साफ है रावी, इस बेड पर सोने का पहला और आखिरी हक सिर्फ तुम्हारा है। मैं खुद अपना तकिया और चादर लेकर इस सामने वाले सोफे पर सोने जा रहा हूँ, ताकि मेरी यह कड़क बॉस रात भर आराम से सो सके और कल सुबह उठकर मुझे दोबारा नया ऑर्डर दे सके। विक्रांत ने बहुत ही मजेदार अंदाज में अपना तकिया उठाया और रावी को गुड नाइट कहकर सोफे पर लेट गया। उसने रिमोट से बेडरूम का मुख्य एसी ऑन किया और कमरे के अंदर हल्की ठंड हवा तैरने लगी। रावी बेड के बीचों बीच बैठी बहुत ही चकित और मुस्कुराती हुई नजरों से सोफे पर लेटे विक्रांत के उस लंबे शरीर को देख रही थी। जो इंसान कुछ दिनों पहले उसे अपनी जागीर समझकर दीवारों से सटा रहा था, आज वह खुद उसके आराम के लिए सोफे पर दुबक कर सोया हुआ था। ओबराय मेंशन के पेंट हाउस में सुबह की गुनगुनी धूप खिड़की के कांच को चीरती हुई फर्श पर बिखर चुकी थी। रात भर सोफे की तंग जगह पर सोने के बाद विक्रांत सिंह ओबराय की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और एक मीठी सी कराह के साथ उठकर बैठा। उसकी नज़र सीधे सामने किंग साइज बेड पर गई, जहां रावी मेहरा अभी भी बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसके घने काले बाल तकिए पर चारों तरफ बिखरे हुए थे और उसकी सादा मासूम चेहरा सुबह की रोशनी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विक्रांत के होठों पर उसे देखते ही बहुत ही प्यारी और मध्यम सी मुस्कान आ गई। वह बहुत ही आस्था से सोफे से खड़ा हुआ ताकि रावी की नींद खराब ना हो।
तभी अचानक पेंट हाउस के मुख्य बेडरूम का भारी दरवाजा किसी ने बहुत ही बेरहमी और पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा इतनी जोर से खटखटाया गया कि पूरे कमरे का शांत माहौल एक ही पल में बिखर गया। जीजू, जीजू, ओ जीजा जी, सुबह के 8 बज चुके हैं, जल्दी दरवाजा खोलिए। आपकी प्यारी साली साहिबा सुबह से आपका इंतजार कर रही है। अगर आपने 2 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो मैं सीधे बड़े साहब को ऊपर बुला लूंगी। बाहर से रावी की छोटी चुलबुली बहन अंजलि की वो शरारती और तेज आवाज गूंज उठी। रावी उस भयानक शोर को सुनकर झटके से नींद से जाग गई। वह हड़बड़ाकर बेड पर सीधी बैठी। उसने अपने बिखरे बालों को संभाला और बहुत ही हैरान नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। विक्रांत ने झेपते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी ये छोटी साली उसके सुपरस्टार वाले रसूख की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। विक्रांत ने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा का लॉक खोला, अंजलि एक तूफान की रफ्तार से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही फनी कार्टून वाला मिकी माउस का नियॉन पिंक कलर का बड़ा सा स्टिकर ले रखा था। उसने बिना कोई शालीनता दिखाए सीधे आगे बढ़कर उस स्टिकर को विक्रांत के चौड़े माथे के बिल्कुल बीचों बीच चिपका दिया। गुड मॉर्निंग जीजा जी, यह रहा मेरी तरफ से आपकी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह का एक बहुत ही स्पेशल और फनी प्रैंक। दीदी देखो, हमारे जीजा जी इस पिंक स्टिकर में कितने प्यारे और सीधे लग रहे हैं। अंजलि ने खुशी के मारे हवा में ताली बजाई और जोर जोर से हंसने लगी। रावी बेड पर बैठे विक्रांत के माथे पर लगे उस कार्टून स्टिकर और उसके उस बेबस सीधे चेहरे को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाई। उसके होठों से एक बहुत ही खूबसूरत खिलखिलाती हुई हंसी छूट गई। वह अपनी उंगलियों को अपने मुंह पर रखकर बहुत ही सहजता से हंसने लगी। विक्रांत अपनी जगह पर बिल्कुल चकित खड़ा रह गया। रावी की यह सच्ची हंसी देखकर उसके दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया था और उसने उस स्टिकर को अपने माथे से हटाया भी नहीं। अंजलि, सुबह सुबह ये क्या बदतमीजी है? अपने जीजाजू को कोई इस तरह तंग करता है क्या? रावी ने हंसते हुए डांटने का नाटक किया। दीदी यह तो बस शुरुआत है, आज जीजू का असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। अंजलि ने बहुत ही मजेदार अंदाज में अपनी आंखें नचाते हुए कहा। उसने सीधे विक्रांत के पास जाकर उसकी शर्ट के आस्तीन को पकड़ा और अपनी जिद अड़ा दी। जीजू लिसन वेरी केयरफुली, आज आपको अपनी इस प्यारी साली को, दीदी और मम्मी को मुंबई के सबसे बड़े फिनिक्स मॉल में खुद गाड़ी ड्राइव करके शॉपिंग पर ले जाना होगा। और हाँ, वहाँ आपको मेरे साथ सोशल मीडिया के लिए एक बहुत ही फनी वीडियो भी बनाना होगा। देश का इतना बड़ा रॉक स्टार आज अपनी शादी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। अगर आपने मना किया तो मैं मम्मी से कह दूंगी कि आप दीदी को यहाँ कैदी बनाकर रखते हैं। देश का नंबर 1 पॉप आइकन जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी मॉल कंपनियां पूरा फ्लोर खाली करवा देती थी, आज वह अपनी इस छोटी साली के इस चुलबुले चैलेंज के सामने पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुका था। उसने बहुत ही लाचार नजर से रावी की तरफ देखा। रावी बेड के कोने पर बैठी बहुत ही मजेदार अंदाज में अपनी उंगली अपने गाल पर टिकाए मुस्कुराते हुए विक्रांत की इस लाचारी का पूरा मजा ले रही थी। ठीक है अंजलि, तुम्हारी यह डिमांड भी मंजूर है। तुम बाहर जाकर मम्मी को रेडी करो, हम अगले आधे घंटे में नीचे पार्किंग में मिल रहे हैं। विक्रांत ने बहुत ही शालीनता से मुस्कुराते हुए हार मान ली। अंजलि खुशी के मारे चिल्लाती हुई कमरे से बाहर गई। ठीक सुबह के 10 बज रहे थे जब विक्रांत की ब्लैक फरारी कार मुंबई के सबसे बड़े आलीशान फिनिक्स मॉल के वीआईपी एंट्रेंस के सामने आकर रुकी। विक्रांत ने मॉल के अंदर की भीड़ और मीडिया से छुपने के लिए ब्लैक कलर की एक ओवरसाइज्ड हुडी पहन रखी थी। उसकी कैप को अपने सिर पर आगे की तरफ खींचा रखा था और आंखों पर डार्क सन ग्लासेस थी। वो बहुत ही सतर्कता के साथ रावी, उसकी माँ सुमन मेहरा और अंजलि को लेकर कार से बाहर निकला। रावी ने आज हल्के नीले रंग का एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद ग्रेसफुल सूट पहन रखा था और उसकी माँ सुमन मेहरा भी बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चल रही थी। मॉल के अंदर घुसते ही अंजलि ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। वह बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के शोरूम के अंदर घुसकर ड्रेसेस देखने लगी। विक्रांत एक बहुत ही सीधे और आज्ञाकारी दामाद की तरह सुमन मेहरा के पीछे पीछे चल रहा था और उनके हाथ का छोटा सा पर्स खुद अपने हाथों में थामे हुआ था। सुमन मेहरा जब भी किसी कीमती साड़ी का टैग देखकर पैसे की वजह से पीछे हटती हुए विक्रांत तुरंत आगे बढ़कर समीर को इशारा कर देता और वह कार्ड स्वाइप करके उस साड़ी को पैक करवा लेता। विक्रांत का यह बेहद सीधा, बिना किसी सुपरस्टार वाले नखरे के उनके परिवार का ख्याल रखने का रूप देखकर सुमन मेहरा की आंखों में सम्मान के आंसू साफ झलक आए थे। तभी अंजलि एक बहुत ही बड़े और आलीशान वेस्टर्न कपड़ों के शोरूम के अंदर दाखिल हुई। उसने रैक्स में टंगे हुए कपड़ों को देखा और बहुत ही सातिर अंदाज में मुस्कुराते हुए एक डार्क मैरून कलर का बेहद खूबसूरत फॉर्मल
ब्लेजर सूट और उसके मैचिंग का विक्रांत के लिए एक कस्टमाइज्ड वाइन रेड कलर का ब्लेजर सेट निकाल लिया। दोनों कपड़ों का कलर और डिजाइन बिल्कुल एक दूसरे से मैचिंग थे। अंजलि दौड़ती हुई रावी और विक्रांत के पास आई और उन दोनों कपड़ों को उनके हाथों में थमाते हुए बहुत ही चुलबुले अंदाज में कहा, दीदी, जीजू, ये दोनों कपड़े इस शोरूम के सबसे बेस्ट कलेक्शन है। आप दोनों इस वक्त कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, तो आपका आउटफिट भी मैचिंग होना चाहिए। आप दोनों इसी वक्त एक साथ जाकर इस सामने वाले वीआईपी ट्रायल रूम के अंदर इन कपड़ों को चेंज करके चेक कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी दीदी और जीजू की जोड़ी इन कपड़ों में कैसी लगती है। प्लीज जल्दी जाइए। अंजलि, यह क्या बचकाना है? मैं यह वेस्टर्न सूट यहाँ मॉल में चेंज नहीं करूंगी। रावी ने थोड़ा सा झिझकते हुए मना करने की कोशिश की। दीदी प्लीज मेरी यह छोटी सी जिद मान लो ना। जीजा जी, आप ही कुछ बोलिए ना। अंजलि ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर विक्रांत के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। विक्रांत ने रावी की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई पुराना घमंड या अधिकार की जंग नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ सही मायनों में रावी का दिल जीतने की एक बहुत ही कोमल तड़प साफ चमक रही थी। उसने बहुत ही साफ आवाज में कहा, रावी, अंजलि इतनी जिद कर रही है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी मुझे देखना है कि तुम्हारी पसंद कैसी है। रावी विक्रांत की आंखों में उस सच्चाई और उसके इस भोलेपन को देखकर मना नहीं कर पाई। उसने चुपचाप उस मैरून ब्लेजर को अपने हाथ में लिया और दोनों शोरूम के पिछले हिस्से में बने उस आलीशान और बड़े से वीआईपी ट्रायल रूम के एरिया की तरफ बढ़ गए। वह वीआईपी ट्रायल रूम बहुत ही बड़ा था, जिसकी दीवारों पर कीमती महोगनी के आईने लगे थे और अंदर मध्यम पीली लाइट्स जल रही थी। शोरूम में भीड़ होने के कारण कर्टन्स के पीछे का स्पेस बहुत ही सकरा था। रावी और विक्रांत जैसे ही अपने अपने कपड़े लेकर ट्रायल केबिन नंबर 3 के अंदर दाखिल हुए, कड़क गलती से केबिन का भारी ऑटोमेटिक लकड़ी का दरवाजा अंदर की तरफ लॉक हो गया और उस सकरे कमरे के भीतर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आकर फंस गए। कमरे के अंदर इस वक्त इतना कम स्पेस था कि विक्रांत का चौड़ा सीना सीधे रावी के नाजुक कंधों को छू रहा था और दोनों के बीच महज 1 इंच का भी फासला नहीं था। विक्रांत की भारी और गर्म सांसें सीधे रावी के चेहरे से टकरा रही थी, जिससे रावी के पूरे बदन में एक बहुत ही तेज सिरहन दौड़ गई। रावी झटके से पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पीठ सीधे पीछे लगी दीवार के कीमती शीशे से डार टकराई। आईने के सामने इस वक्त उन दोनों के शरीर एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। मिस्टर ओबराय, दूर हटिए मुझसे। यह कैबिन बहुत छोटा है और आप मेरे बहुत करीब खड़े हैं। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। रावी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी आंखें नीचे झुकाकर अपनी बहुत ही बारीक और मीठी आवाज में कहा। उसके गालों पर इस वक्त खुशियों और संकोच की गहरी लाली साफ दिखाई दे रही थी। विक्रांत ने रावी के उस सुंदर और मासूम चेहरे को इतनी नजदीक से देखा। उसकी रेशमी जुल्फें खुली हुई उसके कंधों पर तैर रही थी और उसकी आंखों में उसके लिए जो पुरानी नफरत थी वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। विक्रांत के दिल के अंदर का जो वो पुराना घमंडी सुपरस्टार था, वह आज इस बंद ट्रायल रूम की मध्यम रोशनी के सामने हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से पिघल कर पानी हो चुका था। उसने बहुत ही आहिस्ते से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों के मखमली एहसास के साथ रावी के गाल पर आए बिखरे हुए बाल को बहुत ही नरमी से पीछे की तरफ खिसका दिया। आई एम सॉरी रावी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। विक्रांत ने अपनी आवाज को बेहद धीमा, रूधा हुआ और बेइंतहा मोहब्बत से भीगा हुआ रखते हुए सीधे रावी की आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे इस पवित्र स्वाभिमान के सामने बहुत छोटा हूँ। मैंने अतीत में जो भी गलतियाँ की, मैं उनका कफन सिलने के लिए पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी सिर्फ हिडन वाइफ नहीं हो, तुम आज से मेरी इस रूह की असली मालकिन हो। मुझे अपने दिल के अंदर एक छोटा सा कोना दे दो रावी, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। विक्रांत के मुंह से अपने लिए इतने सच्चे, सीधे और गहरे जज्बातों को सुनकर रावी का पूरा वजूद भीतर तक पूरी तरह से हिल गया। उसने आईने में सीधे विक्रांत की उन बदलती और प्यार से भीगी हुई आंखों को देखा, जहां उसके लिए जरा सी भी कोई पुराना अहंकार या दिखावा नहीं था। रावी को एहसास हो चुका था कि विक्रांत का यह रूप बिल्कुल सच्चा था और उसका अपना दिल भी अब पूरी तरह से विक्रांत की इस प्यार के असीम सागर में डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उसने बहुत ही प्यारी, बिना किसी नफरत की एक सच्चे मुस्कान के साथ विक्रांत के हाथ को अपने हाथों में लिया और बहुत ही कोमल आवाज में कहा, विक्रांत, अब आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल आपके इस बदले हुए रूप को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।